फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ एक तो उनके मूड में चेंजिंग आती है और घर वाले ये समझते हैं कि शायद ये ड्रामे कर रही है, और फिर उसकी बॉडी में एक चेंज भी आता है। तो बेस्ड ऑन साइंस और मिथ इसमें क्या फ़र्क है? साइंस तो ये कहती है कि वाकई मूड्स में भी चेंज आते हैं, हार्मोन्स में भी चेंज आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डेली रेस्ट की, उनकी रिक्वायरमेंट डेली अटेंशन की वो चेंज हो जाती है। वो अटेंशन भी सीख करते हैं, उन्हें रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए, और साथ हार्मोन्स जो हैं उनके मूड के ऊपर चेंज भी लेके आते हैं। वो टायर्ड भी जल्दी हो जाती हैं, उन्हें उस वक्त अटेंशन चाहिए होती है। तो ये एक रियलिटी है, ये मिथ तो है नहीं। हाँ, हम लोग जो है वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, कोई चेंज को रिस्पॉन्ड ना करे और बिल्कुल रूटीन पे चलती जाए। वैसे तो हो नहीं सकता, मशीन तो है नहीं। इमोशनली और फिजिकली सब बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। तो वो तो हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा कि उसको टाइम देना पड़ेगा, और फिर वो एडजस्ट होती हैं अपनी न्यू बॉडी में और फिर वापस आना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स रिलेटिवली मुश्किल होते हैं, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्या अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है इस दौरान में हामला औरत रोज़ा रख सकती है? हाँ, ये पर्सनल चॉइस है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या ये नहीं कि बिल्कुल नहीं रोज़ा रखना और ये भी नहीं है कि ज़रूर रोज़ा रखना है। शुरू की प्रेगनेंसी में अक्सर नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो रहा होता है, कुछ लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनके लिए पूरा रोज़ा रखना मुश्किल भी हो जाता है। कुछ लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे होते हैं, वो कोप कर जाते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। ये अपनी चॉइस है, और अगर अभी रोज़ा नहीं रख सकते तो बाद में रख लें। ये भी फैसिलिटी तो है ना, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से रखना। मेडिकली कुछ मना नहीं है, अगर आप रख सकते हैं रोज़ा तो रख लें। ठीक है, अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है तो आप रख सकते हैं। ठीक है। सर मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि हम इसी को रेलिवेंट करते हैं साथ, तो रिलेट करते हुए हम सर ये पूछना चाहेंगे कि हमल होने के साथ ही बैकबोन, बैकएक, कमर दर्द शुरू हो जाती, इसकी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वजूहत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है पेशेंट का वेट बढ़ता जाता है। उसके जॉइंट्स भी वही हैं, उसके मसल्स भी वही हैं, सिर्फ उसमें क्या होता है कि उसका वज़न बढ़ता है वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से। ठीक। तो अगर एक चीज़ जिसको पहले 15 किलो उठाने की आदत है, यकदम उसको 40 किलो उठाने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो डेफिनेटली उसको दर्द तो होगा, डिफ़िकल्टी होगी उसको। तो सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि कमर में जो दर्द रहता है उसकी वजह वज़न का बढ़ जाना। दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, मसल स्ट्रेच होते हैं, उसके अलावा आपके हार्मोनल चेंजेस कुछ इस तरह के होते हैं जो कि आपके मसल्स को उस पेस पे नहीं चला सकते। तो फिर आपकी मोबिलिटी भी वैसी नहीं रहती। तो मसल स्पैज़म बहुत कॉमन है इसमें प्रेगनेंसी में बैकएक का रीज़न। ठीक है। अच्छा सर, फिर हमने ये भी देखा है कि प्रेगनेंसी होने के बाद फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं मेरे पट्टे खींचे रहते हैं, मेरे हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, या मुझे जो है ना मेरे अंदर जान फील नहीं होती। तो एक ऐसी फीमेल अपने पट्टों को मजबूत कैसे करे? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट जिसके पास वो विज़िट कर रही थी, प्री प्रेगनेंसी स्केजुलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मल्टीविटामिन जिस तरह फॉलिक एसिड देते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन। हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादातर फीमेल जो हैं वो अनीमिक हैं, तो अगर वो प्री प्रेगनेंसी बिल्ड नहीं हुई होंगी तो डेफिनेटली उनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जिस्म में दर्दें, पट्ठों में दर्दें, कमर में दर्द, ये सारा कुछ सिम्टम्स रहेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो मल्टीविटामिन्स का है, अच्छी खुराक का है, और प्री प्रेगनेंसी, प्लान्ड प्रेगनेंसी हो और उस प्रेगनेंसी से पहले फीमेल अच्छी बिल्ड हुई हो तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो लाडले बच्चे होते हैं ना घरों में, तो लोग ये कहते हैं जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होना शुरू हो गई तो वो उनको जूसेस, लस्सी, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें का ज़्यादा इंटेक करवा देते हैं। जैसे सर ने कहा कि वज़न बढ़ने से आपका बैकएक शुरू हो जाता है, तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपकी क्या रिकमेंडेशन है? हमारी रिकमेंडेशन तो यूजुअली यही होती है कि बैलेंस्ड डाइट लें, हर तरह की चीज़ आपकी डाइट में होनी चाहिए। एक्सेस ना फास्ट फूड एक्सेसिवली लेना चाहिए, ना बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ जूसेस पे चले जाना चाहिए। जूसेस तो वैसे ही फ्रेश फ्रूट इटसेल्फ हमेशा बेहतर ऑप्शन है जूस की कंपैरिजन में, और अगर पैकेज जूस है तो उसमें तो केमिकल्स, एडिटिव्स एडेड हैं, तो वो फ़ायदे की बजाय ज़्यादातर नुकसान ही कर रहे होते हैं।
तो हमारा तो यही ख्याल होता है कि बैलेंस डाइट लें, जिसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, मीट भी हो, एग्स भी हों, और बैलेंस डाइट लें। बहुत ज़्यादा खाना, 2 लोगों के लिए खाना तो बिल्कुल एक मिथ है। तो एक बंदे के लिए ही खाना है, लेकिन बैलेंस्ड खाना है, उससे आप हेल्दी भी रहते हैं और ये सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी किसी हद तक कवर किया जा सकता है। क्योंकि वो लोग असल में ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि अब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब आपने 2 बंदों का खाना एक ने खाना है, बिल्कुल, और वो ज़बरदस्ती उनको कचौरियाँ, पंजीरियाँ और इस तरह की चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो इससे आप ये समझती हैं कि वेट बढ़ने से ऑटोमेटिकली बैक आपको एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है। ऑन एन एवरेज प्रेगनेंसी में 12 से 16 किलो के दरमियान में एवरेज वेट गेन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो तक वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी में। और फिर वो एक्सेसिव वेट गेन जो है वो सारी पूरे स्केलेटन, पूरी हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक्स्ट्रा है। तो किसी भी जगह पे जब एक्स्ट्रा वजन पड़ता है तो वो थक जाती है और एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके साथ मसल्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और लिगामेंट्स प्रेगनेंसी में वैसे ही थोड़े से रिलैक्स हुए होते हैं हार्मोन्स की वजह से, तो वो सारा पोस्चर चेंज हो जाता है। जिन जगहों पे पहले कभी उस तरह वज़न नहीं पड़ा होता वो वज़न पड़ने लग जाता है, तो फिर इसलिए टायर्ड हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा मैडम, आपका जो है ना वो फेमस पन देख के ना लोग हमें बेशुमार सवाल भेजते हैं। जैसे ही हम आपकी पोस्ट लगाते हैं ना कि हम बुला रहे हैं, तो वो फिर देखते हैं कि आपकी सोशल मीडिया पे जितनी भी एक्टिविटी चल रही होती तो वो फिर उन्होंने सवाल इतने हमें भेजे होते हैं। हालांकि मेरी आदत नहीं होती है, मेरे सामने 4 सफ़ों के सवाल हैं, लेकिन मैं कभी भी रिटर्न सवाल नहीं करता। तो उसमें जो है ना वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से ये ज़रूर आप पूछिएगा कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है और वो आयरन डेफिशिएंट भी है, जैसे कि हम अगर हमारे मुल्क की बात करें तो 70% पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन आयरन डेफिशिएंट है। इतनी को अगर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें तो वो कैल्शियम डेफिशिएंट है। आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी को पहले महीने से कैसे मैनेज किया जाए? हम यूजुअली आयरन सप्लीमेंट्स बिल्कुल स्टार्ट में नहीं देते। जब भी आयरन की टैबलेट खाते हैं उसके अपने थोड़े से ना मैदे के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ लोगों को नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ को डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में नेचुरली ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम शुरू के 3 महीने सिर्फ फॉलिक एसिड ही प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हें डाइट में कहते हैं कि आप आयरन रिच डाइट ले लें। उसके बाद हम ओरल टैबलेट्स शुरू करा देते हैं और अगले 6 महीने के लिए रोज़ाना की गोली पे डालते हैं। कुछ लोग अगर ज़्यादा डेफिशिएंट हों, शुरू में ही खून की कमी ज़्यादा हो, तो फिर हम उनके इंजेक्शंस आयरन के लगाने लग जाते हैं ताकि कि एंड पे हमें जाके ब्लड ना लगाना पड़े। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट को बचा लिया जाए, डाइट भी बेहतर की जाए, सप्लीमेंट्स भी दिए जाएं और उन्हें अवेयरनेस भी दी जाए कि उन्होंने कैसे खाना है और क्या खाना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई दफ़ा वो कलेजी खा भी रहे हैं लेकिन वो इतना ओवर कुक कर लेते हैं कि उसका फ़ायदा नहीं रहता। वो खाना जिसमें न्यूट्रिशन हो वो खाना ज़रूरी है, सिर्फ अकेला खाना खाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, जैसे ही मैंने मैडम का बताया, इसी तरह जब हमने वो कम्बिनेशन इस तरह का बनाया कि जी दोनों हम बुला रहे हैं कि पट्ठों के ऊपर भी है और बाकी मामलात भी हैं, तो यकीन मानिए कि मसल क्रैम्प्स और इस तरह के पता नहीं कितने मैसेजेस मुझे आए कि उन्होंने कहा कि सर ये लाजमी पूछें, सर ये लाजमी पूछें। तो सर मसल क्रैम्प्स की एक वजह तो डिहाइड्रेशन भी होती है कि पानी की कमी है। नींद का पूरा ना होना ये पट्ठों को कितना कमज़ोर कर सकता है? बहुत ज़्यादा। देखें, जो एक रिकमेंडेड स्लीप है एज के हिसाब से, जिस तरह न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न ने 24 में से तकरीबन 22 घंटे सोना होता है। ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक डिफाइंड है कि भाई 40 साल के बंदे को कम से कम 8 घंटे स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 60 साल के बंदे को 6 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये जिन्होंने डिफ़ाइन की हुई उसकी कोई वजह है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि ड्यूरिंग स्लीप बॉडी अपने आप को रीजनरेट करती है। जो मसल सारा दिन काम कर कर के स्पैज़म में गए होते हैं, हमने किस किस एंगल में काम किया होता है। अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक के मसल्स की यूजुअली ये डायरेक्शन है। तो हम जब काम कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल इस पोस्चर में काम कर रहे हैं तो वो मसल्स ऐसे स्ट्रेच हुए हैं। अगर हम बेंडिंग पोस्चर में हैं तो वो ऐसे बेचारे स्ट्रेच हुए हैं। ठीक है, तो एट द एंड अगर हम रात को भी नहीं सोएंगे तो वो दोबारा इस डायरेक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे तो उनको वो दोबारा एक विशियस साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, फिर पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट लेने पड़ते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक वो रेस्ट नहीं करेगा, एक प्रॉपर रेस्ट, गुड स्लीप जब तक नहीं लेगा, उस वक्त तक उसके मसल्स बेस लाइन पे नहीं आएंगे। आपने भी नोट किया होगा, जिस दिन आप ज़्यादा काम करते हैं, चलते फिरते हैं, आपको दर्द होता है रात को, आप सो के उठते हैं, फ्रेश उठते हैं। ठीक है, कोई पेन किलर नहीं लिया होता, कुछ नहीं लिया होता। तो बॉडी को अपनी डिफेंस मैकेनिज़्म मेंटेन रखने के लिए अपनी ये सेल्फ रिहेबिलिटेशन है बॉडी की स्लीप। तो ये स्लीप्स, और दूसरी बात ये आपने डिहाइड्रेशन की बात की, आजकल रमज़ान भी चल रहा है, तो डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द कॉज।
ठीक है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉज नहीं है क्योंकि डिहाइड्रेशन इज़ नॉट दैट कॉमन। ठीक। ठीक है, इससे स्लीप के कंपैरिजन में डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक। हम स्लीप को बहुत अंडररेट करते हैं, हम सारी सारी रात जागते रहते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ऑफिस चले जाते हैं, ठीक। तो हम सब फिर एट द एंड जो होता है कि हम डॉक्टर्स के पास ही बार बार जाते हैं कि जी हमें कमर दर्द, हमें कमर दर्द, हमें कमर दर्द। ठीक। तो अगर हम एक अच्छी स्लीप लेंगे पर डे के हिसाब से तो इंशाल्लाह इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए।